नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानी के एक नए एपिसोड में आज आपका स्वागत है। हिटलर इतना ताकतवर कैसे बन गया? इस सवाल के जवाब में आप ये लाइन दोहरा सकते हैं। उस समय के लोगों की दिमागी हैसियत को देखकर यह विश्वास दिलाना बिल्कुल असंभव नहीं था। स्क्वायरी एक सर्कल है। झूठ को बड़ा बनाओ, उसे आसान बनाओ और उसे दोहराते रहो। एक दिन झूठ भी सच मान लेंगे लोग। इस सूत्र को देने वाले का नाम पोल जोसेफ गोबल्स। 21वीं सदी के हिसाब से जर्मनी आईटी सेल का मुखिया, जिसने जर्मनी के लाखों लोगों को विश्वास दिला दिया था कि यहूदी ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्हें गैस चैम्बर में झोंक देना चाहिए। और लोग उसकी बातों को सुनकर अपने बीमार और विकलांग रिश्तेदारों को जर्मनी पुलिस के हाथों मरवाने को तैयार हो जाते थे। लेकिन खुद एक पैर से लंगड़ा के चलने वाला गोबल्स ये सब करता कैसे था? पादरी की चाह रखने वाला एक लड़का नाजी जर्मनी का सबसे ताकतवर मंत्री कैसे बन गया? तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। दूसरे विश्व युद्ध से पहले का जर्मनी देखे तो एक सवाल मन में उठ सकता है कि हिटलर जैसा क्रूर तानाशाह का समर्थन भला कोई कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक इंसान के पास था, पोल जोसेफ गोबल्स। क्या करता था गोबल्स? 9 नवंबर 1938 की रात खास नाम से जानी जाती है। नाजी जर्मनी में द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, वो रात जब जर्मनी की रोड कांचों से भर गई थी। इस रात से पहले भी यहूदियों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार होता था, पर उस रात सारी हदें पार कर दी गई। यहूदियों को घर से निकाल के सड़कों पर घसीटा गया, दुकानें तोड़ दी गई, यहूदी पूजा घरों को आग लगा दी गई, हजारों लोग मारे गए। पागल भीड़ से जो बचा कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिए गए। रातों रात जर्मनी यहूदियों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। लोगों को विश्वास दिलाया था गोबल्स ने, पर कैसे? दरअसल कुछ दिन पहले पेरिस में एक नाजी अधिकारी की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला एक 17 साल का यहूदी लड़का बताया गया था। गोबल्स ने इस खबर को प्रोपेगेंडा की तरह पूरे देश में फैलाया। जर्मनी लोगों से कहा गया कि ऐसे होते हैं यहूदी, ये हमें मार डालना चाहते हैं, जैसे ही पेरिस में नाजी ऑफिसर को मार दिया गया। बस फिर क्या था, जर्मनी में यहूदियों का नरसंहार शुरू हुआ। गोबल्स यहूदियों से नफरत करता था, लेकिन यहूदियों के माध्यम से एक गोटी फिट करना चाहता था। उन दिनों हिटलर गोबल्स से नाराज चल रहा था। वहीं गोबल्स की कोशिश थी कि वो फिर से हिटलर की गुड लिस्ट में आ जाए। हिटलर गोबल्स से नाराज क्यों चल रहा था, ये जानने से पहले जानते हैं गोबल्स हिटलर के संपर्क में आया कैसे। एक छोटे से शहर में और मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ वो पैदाइशी विकलांग था। काफी इलाज कराने के बाद भी उसे लोहे की पट्टी लगा के चलना पड़ता था। इसी कारण उसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा नहीं लेने दिया गया। गोबल्स ने पढ़ाई में मन लगाया और साल 1921 में पीएचडी की डिग्री हासिल की। फिर उसने किताबें लिखनी चालू की, लेकिन किताबों में भी बिक्री नहीं हुई। इसका इल्जाम उसने जर्मनी के हालात पर डाल दिया। पहले विश्व युद्ध की हार के बाद नाजी विचारधारा तेजी से उभर रही थी, जिसका लीडर था एडोल्फ हिटलर। हिटलर से प्रभावित होकर उसने साल 1924 में नाजी पार्टी ज्वाइन की। जल्दी ही वो पार्टी में बड़ी हैसियत रखने लगा। हिटलर के सत्ता में आते ही गोबल्स की किस्मत भी चमकी। हिटलर ने गोबल्स को प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया। शुरू से ही वो हिटलर की भक्ति किया करता था। अब भक्ति के प्रमाण दिखाने के लिए उसने प्रेस में हिटलर के खिलाफ आने वाली सारी खबरों को बैन कर दिया। सिर्फ खबरों से ही दुश्मनी नहीं थी, नाजी विचारधारा के खिलाफ जाने वाली सारी किताबें जलवा दी। हालांकि उसकी नज़र प्रेस से ज़्यादा ऑडियो विजुअल पर थी, क्योंकि उसको ये लगती थी टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर। हिटलर की रैलियों में दिखने वाली शान शौकत सब उसका आइडिया था। हिटलर की हर फोटो उसके सामने होके छपने जाती थी। उसने हिटलर की आवाज़ पूरे जर्मनी में फैलाने के लिए इंजीनियर की मदद से एक बहुत सस्ता एक रेडियो बनवा के पूरे जर्मनी में बेचा गया। चौराहों पर स्पीकर लगाए गए। गोबल्स की अगली नज़र सिनेमा घरों पर थी। उसने अमेरिकन फिल्मों पे लगाया बैन और जर्मनी फिल्म इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले लिया। फिर उसने प्रोपेगेंडा फिल्म बनवाना चालू किया। इन फिल्मों के जरिए
नाजी प्रोपागेंडा और फेक न्यूज़ फैलाई जाती थी। फिल्म की कहानी और एक्टर सब गोबल्स के मुताबिक होते थे। यह प्रोपागेंडा कैसे काम करता था, एक मिसाल बताता हूँ। साल 1940 में नाजी सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया जिसके अनुसार बीमार और विकलांग लोग जर्मनी पे बोझ थे। नाजियों के अनुसार बेहतर था कि उन्हें मौत देकर उन पर दया की जाए। यह बात लोगों को समझाना आसान नहीं था। आखिर कोई क्यों ही अपने सगे संबंधियों को मरवाना चाहेगा। कार्यक्रम के पक्ष में माहौल बनाने के लिए गोबल्स ने एक प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। उसने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था आई एक्यूज्ड। उसने एक डॉक्टर की कहानी थी जिसमें वो एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित अपनी पत्नी को मार डालता है। इस मामले में उस पे एक केस चलता है। केस में मुख्य बहस थी कि डॉक्टर ने जो किया वो मर्डर था या दया। नाजी हुकूमत के अनुसार से वो दया थी। गोबल्स और हिटलर की दोस्ती की वजह थी यहूदियों से नफरत। वहीं नफरत से पनपी एक दोस्ती प्यार के चक्कर में लगभग दुश्मनी में बदलने वाली थी। गोबल्स की शादी हो चुकी थी, साथ ही उसके 6 बच्चे भी थे, लेकिन उसने एक फिल्म अभिनेता से प्यार हो जाता है जिसके कारण वो अपनी बीवी से तलाक लेना चाहता था। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नाजी जर्मनी में परिवार एक पवित्र संस्था थी। ऐसे में गोबल्स की खबर हंगामा मचा सकती थी। तलाक के लिए हिटलर की मंजूरी चाहिए थी। गोबल्स हिटलर से मिला, उसने तलाक की परमिशन मांगी, पर वो प्यार में इस कदर डूबा हुआ था कि वो अपना पद छोड़ने को भी तैयार था। उसने हिटलर से कहा कि वो जापान जाकर बच जाएगा, लेकिन हिटलर अपने सबसे ताकतवर हथियार को जाने देने के मूड में नहीं था। उसने उस अभिनेता को देश से बाहर भेज दिया और गोबल्स से अपना शादी वाला रिश्ता निभाने को कहा। इस वाक्य से हिटलर और गोबल्स के बीच तनाव हो गया। अब न गोबल्स को हिटलर के घर आने का न्योता मिलता था और न ही बात होती थी। उसकी पार्टी में हैसियत भी कम होने लगी और उसके विरोधी हिटलर के करीबी बनने लगे। ऐसे में जल्द ही गोबल्स को एहसास हुआ दोबारा हिटलर की कृपा पाने के लिए उसे कुछ बड़ा करना होगा। यहाँ से हमें गोबल्स का सबसे क्रूर चेहरा नजर आना शुरू होता है। साल 1938 में द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के दौरान उसने खुद भीड़ को लीड किया, यहूदियों के खिलाफ भाषण दिए और बहुत सारी प्रोपेगेंडा फिल्म बनवाई। कुछ फिल्मों में तो ये दिखाया गया कि हम उनके प्रति अच्छा बर्ताव करते हैं और वो हमें मार डालते हैं। साल 1941 के आते आते गोबल्स इतना ताकतवर हो गया था कि सब उसकी बात, हिटलर की बात समझने लगे। दंड विधान में उसका फैसला आखिरी फैसला होता था। यहां तक कि सन 1941 में सोवियत संघ के खिलाफ भी जंग की घोषणा उसने की। हिटलर चाहता था कि उसके बाद नाजी जर्मनी की कमान गोबल्स संभाले, लेकिन यह सिर्फ तब संभव था जब जर्मनी जीत जाए। पर अमेरिका के युद्ध में उतरने के बाद जर्मनी की हालात लगातार कमजोर होते गए। गोबल्स आखिरी तक डटा रहा। अंत में उसने बूढ़ों और बच्चों से हथियार उठाने की मांग की। यह उसका आखिरी फरमान था। 30 अप्रैल 1945 में हिटलर की मौत हुई और अगले ही दिन गोबल्स ने अपने बच्चों और बीवी को जहर दिया और खुद भी खा लिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया था कि मरने के बाद मुझे जला देना, पर पेट्रोल की कमी की वजह से सिर्फ आधा शरीर ही जल पाया। लेकिन उसकी झूठ की फैक्ट्री जिंदा रही। प्रोपेगेंडा को इससे पहले नेगेटिव नहीं समझा जाता था, लेकिन गोबल्स के बाद इसका मतलब झूठा प्रचार हो गया। 21वीं सदी में हम आईटी और फेक न्यूज को गोबल्स का ही अवतार मान सकते हैं। तो ये थी कहानी उस शख्स की जो हिटलर के साथ कंधे से कंधा मिला के चला। अब आप ही बताइए कि वो लीडर था या दरिंदा। धन्यवाद और देखते रहिए किस्से और कहानी।